हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाई जाएंगी। जो टेस्ट रहेगा वो वीकली रहेगा 50 एमसीक्यू का, जिससे आपने जो भी पढ़ा है पूरे वीक में, हर वीक में, उसको आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं वो समझ पाएंगे, और इसी के साथ जो सिलेबस के चीज़ें हैं वो आपकी कवर होती जाएंगी। और जो क्वेश्चंस रहेगा यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस के पैटर्न में रहेगा, तो उससे क्या है, आप जो क्वेश्चन का जो एक एक्लेमेटाइजेशन रहता है दिमाग में, वो आ जाएगा आपका। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस की आंसर राइटिंग भी करवाई जाएंगी, ताकि आप आंसर जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें बेटर आंसर लिख पाए। जो गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है रिगार्डिंग क्लास हो, स्टडी मटेरियल हो, सिलेबस हो, टेस्ट हो, इन सभी का आप डाउट को कैटर करवा पाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले आर्टिकल की ओर, जिसको लिखा गया है बाय अमिताभ कांत जी और आदित्य सिन्हा जी। तो जो आर्टिकल है स्पेशली हिंदुस्तान टाइम्स में आया है, और ये बात कर रहा है अबाउट डीरेगुलेशन एज अ टूल टू डिसिप्लिन द स्टेट। तो ये मुद्दा क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे जो गया, जो आपका रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे था, मतलब जो करंट इकोनॉमिक सर्वे है, जो पास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे बनाया जाता है, तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे ने ये चीज़ मेंशन की कि हमारे देश में जो रेगुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओवर रेगुलेशन है। तो जब ओवर रेगुलेशन होता है तो उससे क्या होता है, देश में जो आपकी इकोनॉमी है वो प्रॉस्पर नहीं कर पाती है, और ओवरऑल सोसाइटी में भी क्या है, दिक्कतें आती है। जो एक प्रोग्रेसलेसनेस का जो प्रॉब्लम होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या है, डी रेगुलेशन के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो डी रेगुलेशन हो गया कि रिमूवल और सिंप्लीफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स। तो गवर्नमेंट के रूल्स हमारे देश में इतने ज़्यादा आर्कियक है, इतने ज़्यादा रूल बेस्ड है, जो रेड टपिज्म को दर्शाता है, जिससे क्या होता है, आपकी स्टेट का इतना ज़्यादा इंटरवेंशन होता है, और जिसके वजह से देश में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए, जो प्रोग्रेस होना चाहिए, वो रिड्यूस हो जाता है या फिर लिमिट में रह जाता है। और इससे क्या है, पूरे देश को जो इसका बर्डन है वो झेलना पड़ता है। तो इसीलिए इस आर्टिकल का मेन उद्देश्य है डीरेगुलेशन करना, कि रिमूवल और सिंप्लीफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स टू रिड्यूस स्टेट इंटरवेंशन, शिफ्टिंग फ्रॉम परमिशन बेस्ड टू ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम। कि हर चीज़ में हमें परमिशन चाहिए, एक प्रॉब्लम ठीक होते ही चारों और खड़ी हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ रूल्स, तो उसको कम करना ज़रूरी है। और रूल्स इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपका क्या है, बेटर गवर्न किया जा सके। लेकिन जो रूल्स है हमारे देश में इतने आर्कियक है कि वो बेटर गवर्नेंस की जगह बैड गवर्नेंस को दर्शाता है, जिससे रेड टेपिज्म जैसे प्रॉब्लम हो, ओवर रेगुलेशन जैसे प्रॉब्लम हो, नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो इसीलिए क्या करना है, स्टेट को और ज़्यादा डिसिप्लिन बनना है। इसके बाद रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, कि कोई भी, अभी ध्यान रखिए कि हम डीरेगुलेशन के बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं, तो जो भी हमारे रेगुलेशंस है, जो भी रूल्स है, पुराने हो नए हो, उनका जो इम्पैक्ट है उसको हमें देखना है, कि जो भी रेगुलेशन हम ला रहे हैं उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या ग्रोथ प्रोग्रेस में, प्रोस्पैरिटी में हिंडरेंस आ रही है। अगर आ रही है तो उसको हमें रोकना ज़रूरी है। और एक्स एंटे इवोल्यूशन करना ज़रूरी है। मतलब कोई भी एक, आप समझ लीजिए कि बिज़नेस खोला गया है, एक बिज़नेस या फिर एक प्रोजेक्ट लग चुका है, उसके बाद आप इवोल्यूशन, हमारी स्टेट उसका आपका इम्पैक्ट असेस कर रही है, और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि उसमें कुछ लूपहोल्स है, तो उससे क्या होगा, अभी बिज़नेस रुक जाएगा। बिजनेस ने बैंक से पैसे ले रखे हैं, वो नहीं चुका पाएंगी, जो बैंकिंग सेक्टर है वो स्ट्रेस में आ जाएगा, तो वो नहीं करना है। इससे क्या है, बिजनेसेस डिस्करेज होती है, और बिजनेस अगर डिस्करेज होता है, कॉमर्स डिस्करेज होती है, तो उससे ओवरऑल सोसाइटी का प्रोग्रेस भी डिस्करेज होता है।
तो इसीलिए जो एक कंट्रोल है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ कंट्रोल जो है वो उसको हमें समझना ज़रूरी है। हमें कितना कंट्रोल करना है, कितना कंट्रोल जो है हेल्दी है, कितना कंट्रोल जो है साउंड है, और कितना ज़्यादा अगर कंट्रोल करे कि उससे आपकी जो है कि लोग डिस्करेज होंगे, तो जो डिस्करेजिंग वाला रेगुलेशन है उसको कम करना है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जो कंट्रोल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो चीज़ें इसमें कही गई है। फिर टेलियोलॉजी ऑफ रेगुलेशन, तो जो भी रेगुलेशंस बनाते हैं उसमें हमें ये देखना है कि एंड गोल क्या है। क्या एंड गोल रेगुलेशन करना है? नो, रेगुलेशन इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी जो सिस्टम है वो स्मूथ फंक्शनिंग करे, ना कि उसमें जंग लग जाए या फिर वो सिस्टम ही रुक जाए। तो इसीलिए क्या करना है, एक टेलियोलॉजी ऑफ रेगुलेशन को हमें देखना ज़रूरी है कि जो रूल्स है वो एंड नहीं है, जो पर्पस है वो एंड है। तो कौन सा आपका एंड होना चाहिए, पर्पस और रूल्स, कौन सा एंड होना चाहिए? तो जो पर्पस है वो एंड होना चाहिए, और जो पर्पस है वो क्या है? पीस, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, ये है। सनसेट क्लॉज के बारे में कहा गया है कि जो रेगुलेशन है उसमें सनसेट क्लॉज रहना चाहिए, कि एक पर्टिकुलर जो लॉ लाया गया है उसको परपिचुइटी के लिए रखना, उससे क्या होता है, जो कंप्लायंस बर्डन है वो बढ़ जाता है। तो कोई भी एक लॉ है उसमें सनसेट क्लॉज होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर जो लॉ है उसको 5 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा कि वेदर दिस लॉ शुड कंटिन्यू और शुड नॉट। तो उसके लिए सनसेट क्लॉज का होना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस क्या होती है आपकी, ध्यान रखिएगा। जो जब एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन होता है, लॉ होता है, उसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। उस लॉ का बनने के बाद जब एक बिल आता है, वो पास हो जाता है दोनों हाउस से, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, गैजेट नोटिफिकेशन में वो एक्ट की तरह आ जाता है, लेकिन वो लागू नहीं होता है। उसको लागू करने के लिए उसके ऊपर रूल्स फ्रेम करने होते हैं, उसको और सिंप्लीफाई करना होता है, और रूल्स बनाने के बाद वो आपका इफेक्ट में आ जाता है। तो इफेक्ट में लाने के लिए जो आपके मिनिस्ट्री है, ब्यूरोक्रेसी है, जो पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर रूल्स बनाती है, उसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है, ये सभी पूछी जाती है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। फिर इपिस्टेमोलॉजी के बारे में तो ऑलरेडी हमने बताया है। नेक्स्ट रेगुलेटरी जो ह्यूमिलिटी है। तो ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे रेगुलेशंस जो मतलब बढ़ चढ़ के किसी के सर पे ना चढ़ जाए। ह्यूमिलिटी के साथ जो है रेगुलेशन होना चाहिए, कि रेगुलेशन इज़ नॉट फॉर द शेक ऑफ रेगुलेशन, इट इज़ फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस। तो वो चीज़ होनी चाहिए, उसी को कहा गया है रेगुलेटरी ह्यूमिलिटी। तो इसमें अभी मेन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी डिफरेंट स्टेट है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया को हम कहाँ पाते हैं, डिफरेंट स्टेट के ज़रिए पाते हैं। तो वो जो स्टेट है, डिफरेंट स्टेट 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटोरी है, तो स्पेशली स्टेट का खुद का पावर होता है। तो स्टेट को क्या करना है, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, इन सभी चीज़ों में, या फिर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हो, इन चीज़ों में आपकी ईज़ लानी ज़रूरी है। जो रेड टेपिज्म है उसको कम करना ज़रूरी है। एसेस अगर करना है किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को, एक प्रोजेक्ट को, तो उसको लगाने से पहले ही एसेस करना है। जब प्रोजेक्ट का आपका इनिशियल स्टेज रहेगा, जब कोई लोन नहीं लिया गया है, प्रोजेक्ट की आपकी डिज़ाइन हुई है, उसी स्टेज में जो उसका असेसमेंट है वो करना ज़रूरी है। फिर जो रूल्स है स्टेट ने बनाई है उसमें सनसेट क्लॉज होना ज़रूरी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो अभी इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफरेंट, जैसे जन विश्वास बिल 2023 लाया गया, 25 लाया गया। तो अभी ध्यान रखिएगा कि एक तो होता है आपका लॉ एंड स्पिरिट। तो लॉ क्या हो गया, जो लिखा हुआ है, स्पिरिट हो गई उसकी आत्मा, कि अब जन विश्वास बिल में हम क्या चाह रहे हैं कि जनसाधारण का जो विश्वास है उसको अचीव करना चाह रहे हैं बाई डीरेगुलेशन और बाई सॉफ्ट रेगुलेशन। तो उसको हमें इन रियलिटी अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, लॉ होने से भी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, नहीं होने से भी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है। तो उस कल्चर को हमें चेंज करना ज़रूरी है। तो इसमें एक आपके कल्चरल ओवरहॉलिंग के बारे में भी बात किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इशू। तो हर आर्टिकल का जैसे हम हिस्ट्री देखते हैं, तो जो रेगुलेशन का हमारा देश का हिस्ट्री है वो कैसे है। तो अभी अगर हम प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही देखें, तो हमारे देश में क्या है, आपकी जो कॉलोनियल मास्टर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश को रेगुलेट उन्होंने किया था। तो इसीलिए क्या है, एक जो रेगुलेटरी टेंडेंसी है, या फिर जो आपके पुलिस की जो आप मिस यूटिलाइजेशन ऑफ पावर है, या फिर ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, या फिर ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है, ये आज का नहीं है, ये इसमें कॉलोनियल हैंगओवर देखा गया है।
फिर अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपके मतलब 1947 से लेके 1991 तक हमारा देश में मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया। आज भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन 1947 से 1991 तक सोशलिस्ट फाउंडेशंस था। नेहरू मोहलानबीस जो मॉडल था उसमें क्या किया जाता था, जो बिजनेसेस है उनको डिक्टेट की जाती थी। स्टेट जो है उसने कमांडिंग रोल को एज्यूम कर लिया था थ्रू 5 ईयर प्लानिंग। तो लाइसेंस राज होना, कोटा राज होना, रेड टेपिज्म होना, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन होना, इन सभी चीज़ों ने क्या किया था, आपका इनएफिशिएंसी, करप्शन एंड जो इनोवेशन है उसको स्टाइफल किया। इसके वजह से हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस करना पड़ा। फिर 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लाया गया। तो इसमें डीरेगुलेशन हो, बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो, बैंक का ओवर रेगुलेशन को कम करना हो, कोटा सिस्टम को ख़त्म करना हो, जो ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन है उसको लेस ब्यूरोक्रेटाइजेशन करना हो। तो ये सभी चीज़ें रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई और काफ़ी हद तक रिफॉर्म लाई भी गई, क्योंकि इंडिया ने आपके आईएमएफ से लोन लिया था। और जब आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, व्हेन अ कंट्री फेस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, सो दे सीक सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ। एंड आईएमएफ क्या करती है, कंडीशनलिटी के साथ ही लोन देती है। उनका कंडीशन रहता है कि जो देश है वो अपने जो इकोनॉमी है उसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लाएगा। तो इसीलिए आईएमएफ का जो कंडीशंस है उसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है, कि भाई डीरेगुलेशन करना है, ओवर रेगुलेशन नहीं करना है, एफडीआई का फ्री फ्लो होने देना है। तो उस तरीके से चीज़ों को लाया गया। और बाद में क्या हुआ, 1991 के बाद पोस्ट 2000 में अगर देखें तो इंक्रीमेंटल डीरेगुलेशन हम देख सकते हैं कि ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डीरेगुलेशन आने लगा। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि आज के समय पे जो स्टेट है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें जो बहुत सारी स्टेट है काफ़ी ओवर रेगुलेशन देखा जाता है। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हम अगर देखें तो डिफरेंट जो आपके थिंकर्स हैं, जैसे फ्रेडरिक हायक हो, रॉबर्ट नॉजिक हो, मुरे रॉथबर्ड हो, तो इन्होंने क्या किया है, हमेशा डीरेगुलेशन के बारे में कहा है। इवन इसके जो स्टेट है उसको रोल आउट के बारे में भी कहा है कि स्टेट को सिर्फ क्या है करना है, एक पुलिस स्टेट की तरह काम करना है। पुलिस स्टेट मीन्स अ स्टेट हु यूज्ड टू रेगुलेट, एक नाइट वॉचमैन की तरह, वॉच डॉग की तरह काम करना है। पूरे आपके जो एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो वो चीज़ें कही गई है। तो उतना तो नहीं किया जा सकता है, उतना हम अल्ट्रा ग्लोबलाइजेशन में, अल्ट्रा लिबरलाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी फूड क्राइसिस, आपकी पॉवर्टी का क्राइसिस हो, ओके, या फिर हंगर का क्राइसिस हो, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए, या फिर एजुकेशन हो, हेल्थ हो, तो इसलिए गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम्स तो लेने ही है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ओके, तो इसीलिए क्या है, हमें एक बीच का रास्ता अपनाना होगा। बिजनेसेस को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना होगा, प्लस स्टेट को भी जो रेगुलेशन है उसको एक मॉडरेट लेवल पे रखना होगा, ताकि स्टेट जो है वेलफेयर प्रोग्राम्स भी ले सके। नेक्स्ट है चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू। तो क्या चैलेंजेस एसोसिएट है विद दिस इशू। तो अभी डीरेगुलेशन करने के लिए सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो आता है ब्यूरोक्रेसी से, तो वो हम इसमें देख सकते हैं। फिर एपिस्टेमिक लिमिटेशंस, इसमें जो आपके हायक है, थिंकर है अल्ट्रा लिबरलिज्म के, उन्होंने कहा है कि जो स्टेट है इतना ज़्यादा रेगुलेट करना चाहती है, लेकिन स्टेट के पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है सीधा सीधा। या फिर आपका जो एक देश होता है, मार्केट होता है, वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पास होते रहता है। और स्टेट अकेले अगर इतना रेगुलेट करना चाहेगी तो उससे क्या है, फ्रूटलेसनेस को हम देख सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, एक लिमिटेशन है, एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज का आपका कमी है स्टेट के पास, या फिर स्टेट इतने इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करके बेटर डिसीजंस नहीं ले सकता है। दैट इज़ वाई लिबर्टी देना काफ़ी ज़रूरी है, लिबरलाइजेशन के तहत देश को चलाना काफ़ी ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन गैप भी देखा जाता है। तो रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट हो, सनसेट क्लॉज हो, इनको लाया तो गया है, लेकिन डिलेज है ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी। लोग समझ ही नहीं पाते हैं, जो आपके ब्यूरोक्रेसी है समझ नहीं पाती है, पॉलिटिकल विल बहुत कम रहता है, स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है।
तो इसीलिए क्या करना है, और एक ये भी प्रॉब्लम है कि बैलेंसिंग एब्डिकेशन वर्सेस रेगुलेशन, की रेगुलेशन अगर कम कर दे, खत्म कर दे, तो उससे क्या है, प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए रिस्क ऑफ अंडर रेगुलेशन भी आ सकता है इन क्रिटिकल एरियाज। तो अगर रेगुलेशन नहीं रखा, छोड़ दिया गया सपोज, तो उससे एनवायरनमेंट का जो कंसर्न है काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कभी एनवायरनमेंट के बारे में, कंज्यूमर सेफ्टी के बारे में, कंज्यूमर राइट्स के बारे में नहीं सोचेंगी। तो इसका रास्ता यही है, बीच का रास्ता है कि मॉडरेट रेगुलेशन नीड्स टू बी अनकरेज्ड। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड सोशल पुशबैक। तो एक आप इसमें देख सकते हैं कि जब हम डीरेगुलेशन करेंगे तो उसमें सोसाइटी सबसे पहले निकल के आएंगी कि गवर्नमेंट जो है वो आपकी क्या कर रही है, सोशलिस्ट जो लेगेसीज है उसको डाइल्यूट कर रही है, डीरेगुलेशन कर रही है इन फेवर ऑफ द इलीट्स। तो ये एक स्टेट के लिए भी प्रॉब्लम है। स्टेट फिर जो स्टेट चलाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट लूज करेंगी। तो इसीलिए जो रूलिंग पार्टी है वो ये नहीं करना चाहती है, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी ने ओवर डीरेगुलेशन किया तो जो अपोजिशन पार्टी है वो लोगों का ट्रस्ट जीत लेंगी कि ये इलीट गवर्नमेंट है, इसको वोट नहीं देना है, और नेक्स्ट टाइम जो रूलिंग पार्टी है वो सत्ते से बाहर हो जाएंगी। तो इसीलिए रूलिंग पार्टी भी ये रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो इसीलिए क्या है, एक जो आपका पॉपुलर विल है उसकी कमी देखी जाती है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल जो हर्डल है, वो तो है ही, जैसे आपके इंस्टीट्यूशनल हर्डल में भी एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ताकि हम मैट्रिक्स को देख सके, ट्रांसपेरेंसी को ला सके, और एक्सटर्नल फैक्टर्स तो है ही। अगर हम रेगुलेशन नहीं करते हैं, पूरा खुला छूट देते हैं, तो पेंडेमिक हो गया, ट्रेड वॉर हो गया, तो इस समय पे आपका इकोनॉमी को कौन रेगुलेट करेगा? जो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आएगी उसको कौन टेकल कर सकेगा? दैट इज़ वाई स्टेट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। सो स्टेट हैज़ टू रेगुलेट, बट रेगुलेशन शुड बी इन मॉडरेशन। ये चीज़ को हमें इसमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। की टर्मिनोलॉजीज मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस अगर इसमें देखें तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि एक आपका जो लिबर्टेरियन का इन्फ्लुएंस है, जैसे हाइक का है, तो हाइक ने कहा है नॉलेज प्रॉब्लम है, कि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो आपका सेंट्रल कंट्रोल को इनएफिशिएंट बनाता है। जो गवर्नमेंट सेंटर में कंट्रोल करना चाहती है, स्टेट में कंट्रोल करना चाहती है, वो आपका फेल हो जाएंगी, स्टेट को फेल कर देंगी, बिजनेसेस को फेल कर देंगे। सो दैट इज़ वाई फ्रीनेस होना काफ़ी ज़रूरी है। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स अगर कहें तो रेगुलेशन शुड प्रिज्यूम गुड फेथ, तो गुड फेथ में रेगुलेट करना ज़रूरी है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो इसीलिए स्टेट को क्या है, पहले ही किसी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया उससे पहले ही उसको चोर समझना, उसको डकैत समझना, वो सही नहीं है। उनको करने देना चाहिए बिजनेस। बहुत लोग हैं जो गुड फेथ में क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे अभी है ना, आप हेलमेट जो है वो लोग बहुत सारे लोग खुद ही पहनना चाहते हैं, रूल नहीं हो। अगर रूल में ये भी लिख दिया जाए कि हेलमेट मैंडेटरी नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग हेलमेट पहनेंगे। तो वो हो गया गुड फेथ, कि ये देखना ज़रूरी है स्टेट को कि हम रूल्स अगर नहीं बनाते हैं तो भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और बनाते हैं तो भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए फॉलो करने देना चाहिए, पहले ही से ही हमें लोगों को डराना नहीं है, गिल्टी नहीं मान लेना है कि ये तो चोरी है, ये बिजनेस कर रहा है, ये तो आपकी धांधली ही करेगा वैसा। टेलियोलॉजिकल एथिक्स क्या कहता है कि रूल्स मस्ट सर्व एंड्स लाइक फ्रीडम एंड अडेप्टेबिलिटी। रूल शुड नॉट बी सेक फॉर रूल, तो वो चीज़ इसमें कही गई है। एपिस्टेमोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म अगर इसमें देखें तो जो क्वेश्चन है, स्टेट्स ओमनी प्रेजेंट जो रोल है, ओमनीसेंट जो रोल है कि स्टेट इज़ ऑल पावरफुल, वो नहीं होना चाहिए। ये क्यों है? बिकॉज इसके स्टेट क्या है, स्केप्टिसिज्म में है, संशय में रहता है कि प्राइवेट प्लेयर जो है उनको खुला छूट नहीं देना चाहिए, उससे स्टेट का नुकसान हो सकता है। और इसमें पॉलिटिकल फिलोसॉफी देखें तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, तो क्लासिकल लिबरलिज्म में जॉन लॉक को हम ले सकते हैं, जिन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में कहा है, नाइट वॉचमैन स्टेट के बारे में कहा है। तो वही चीज़ अभी फिर से दोहराई जा रही है। सोशली अगर देखें तो सिविक फ्रीडम होना ज़रूरी है, ऑटोनॉमी देना ज़रूरी है, ओवर रेगुलेशन से सोसाइटी को हार्म होता है। स्टेट का जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको रिड्यूस करना चाहिए, डिस्क्रिशनरी पावर से करप्शन बढ़ता है, ब्यूरोक्रेट्स को फ़ायदा होते हैं, पॉलिटिशियंस को फ़ायदे होते हैं। पॉलिटिशियंस को जो है एक डिसिप्लिन स्टेट को बनाना ज़रूरी है। देन एक जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है टुवर्ड सब्सटेंसिव रिफॉर्म, उसको लाना ज़रूरी है, जो रिफॉर्म्स चाहिए वो लेने ज़रूरी है। लीगली अगर देखें तो एक्स पोस्ट करेक्शन नहीं करना है, कि किसी ने बिजनेस खोल दिया उसके बाद उसके ऊपर धावा बोलते हैं, उसको बंद करवा देते हैं बिजनेस, तो उससे बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो वो नहीं करने देना है। एक्स एंटे परमिशन देनी है,
इस इनिशियल अप्रूवल ही देख लेना है, क्लियर स्ट्रीमलाइन तरीके से करना है। और इसके लिए कोडिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है कि लॉ के हिसाब से चीज़ें हों, और पीरियोडिक रिव्यू हो, ताकि कोई भी छोटी मोटी जो आपकी नॉन कंप्लाइंसेस है उसको फुलफिल किया जा सके। और प्लस छोटे मोटे फाइन ही लगने चाहिए, ना कि जेल होना चाहिए। इंटरनेशनली देखें तो हम देख सकते हैं ग्लोबल लेवल पे कितना ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, लाइक सिंगापुर ही है। तो हम ग्लोबल कंपटीशन में नहीं रह पाएंगे अगर हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को नहीं लाया। और इकोनॉमी के लिए देखें तो बहुत ज़्यादा अगर रेगुलेशन करेंगे तो उससे इकोनॉमिक जो डायनामिज्म है, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, काफ़ी फास्ट पेस से चेंज हो रही है। प्रोडक्शन के मेथड हो या फिर आपके टेक्नोलॉजी की जो भी डिप्लॉय की जाती है, काफ़ी फास्ट पेस से चेंजिंग हो रही है। तो उस हिसाब से क्या है, रूल रेगुलेशंस काफ़ी समय लेते हैं चेंज होने में। तो इसीलिए क्या है, रूल्स रेगुलेशंस को जल्दी जल्दी चेंज होना काफ़ी ज़रूरी है, समय के साथ, एनवायरनमेंट्स के साथ मिलाते हुए। ओके, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट इसमें लिंकेजेस दिखाई गई है एनसीईआरटी के साथ, तो इसको एक बार आप अपने ओर से देखिएगा। इस चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। एनसीईआरटी से जब पढ़ेंगे तो आपको एक क्या है, बेटर आइडिया मिलेगा कि कौन सी चीज़ें क्या है, एलपीजी क्या है, जन विश्वास या फिर मिनिमम वेलफेयर स्टेट क्या है। तब आप क्या है, चीज़ों को जोड़ पाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, क्या हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, एसेट्रा। वे फॉरवर्ड में क्या देखना है, मैंडेट करना है रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट को, वो भी बिजनेस शुरू होने से पहले। सनसेट क्लॉज को लाना ज़रूरी है। कोडिफिकेशन करना ज़रूरी है चीज़ों का, बेटर कोडिफिकेशन की सभी, और ये सभी के लिए अवेलेबल होना ज़रूरी है। सिंगल विंडो सिस्टम देना ज़रूरी है। डिस्क्रिशनरी पावर को रिड्यूस करना ज़रूरी है। प्लस जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है डिफरेंट मिनिस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी का, उसको इंश्योर करना ज़रूरी है। और फोकस करना है जो आपका रेगुलेशन होगा, आउटकम रेगुलेशन होना चाहिए। कि अगर हम रेगुलेशन करते हैं तो उससे पॉजिटिव आउटकम आएगा या नेगेटिव। अगर नेगेटिव आउटकम आता है तो वैसे रेगुलेशंस को मिनिमाइज करना, ख़त्म करना ज़रूरी है। तो आई होप ये आर्टिकल आप समझ पाए हैं। ये पहला है। फिर हम देखेंगे दूसरा आर्टिकल, एन आइडिया ऑफ इंडिया टू रिमूव स्टेन ऑन वाइट कोट्स। ये पूरा मुद्दा क्या है वो हम, ये मैं दूसरी बार कवर कर रहा हूँ। ये टेररिज्म के ऊपर है। तो पहले तो जो बॉम्ब ब्लास्ट था दिल्ली में, उसके बारे में हमने देखा, टेररिज्म क्या है, क्यों फैल रहा है, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, वो सभी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम ये देखने वाले हैं कि जो टेररिज्म है, हमें लगता था कि या फिर अभी भी लगता है कि जो टेररिज्म है वो सिर्फ आपके जो इलिटरेट है, जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल पोजीशन में है, वैसे लोगों को ही खाली रेडिकलाइज किया जा सकता है या फिर टेररिज्म में चैनलाइज किया जा सकता है। लेकिन जो फैक्ट है वो काफ़ी अलग है। जहाँ आपके जो वाइट कोट है या फिर वाइट कॉलर जो टेररिस्ट है वो हम देख सकते हैं। तो क्यों इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतनी अच्छी ज़िंदगी मिलने के बाद भी जो पर्टिकुलर पर्सन है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो क्यों टेररिज्म में आता है, तो उस चीज़ को हम इसमें आपके एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, तो ये सवाल जो है बन सकता है क्योंकि ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं देश के अंदर। तो जो भी मुद्दे उठते हैं उनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सोसाइटी के साथ डील करना है, हमारे नेशन के साथ ही हमें डील करना है, हमारी नेशंस को हमारे नेशन का प्रोग्रेस के लिए हमें काम करना है। तो इस तरीके के जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये इश्यूज़ एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी या जाने की संभावनाएं काफ़ी रहेंगी। ओके, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि जो वाइट कोट टेररिज्म है या फिर वाइट कॉलर टेररिज्म, वो क्यों है। तो वाइट कॉलर टेररिज्म में डॉक्टर, इंजीनियर जो जुड़े हुए होते हैं, उसी के बारे में बात किया गया है। तो सेंट्रल जो थीसिस है आर्टिकल का, एजुकेशन इज़ नॉट एन एंटीडोट टू टेररिस्ट टेंडेंसीज। तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एजुकेटेड रहा तो उसके अंदर जो आपकी एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि एजुकेशन से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कैसा एजुकेशन। तो जो टेक्निकल लिटरेसी है, तो ये ज़रूरी नहीं है, टेक्निकल लिटरेसी डज नॉट इक्वेट टू मॉरल और कल्चरल लिटरेसी। तो मतलब क्या है कि हम जो टेक्निकल लिटरेसी देते हैं, साइंस में हो, इंजीनियरिंग में हो या फिर आपके मेडिसिन में हो, तो उससे लोगों का मॉरलिटी या फिर मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन या फिर कल्चरल लिटरेसी मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो वही इसमें प्रॉब्लम है कि एजुकेटेड फैमिली के अंदर जो है आपके इस तरीके के फंडामेंटलिस्ट जो आइडियाज़ है वो देखने को मिली है।
रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वो देखने को मिली है। और जो ऑथर है एट्रीब्यूट कर रहे हैं दिस टू अ लैक ऑफ कल्चरल डेमोक्रेसी। तो हमारे देश में जो कल्चरल डेमोक्रेसी है उसकी कमी है, कि हमारे डेमोक्रेसी में हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो कल्चर है, हर कल्चर इक्वल है, हर कल्चर का रेस्पेक्ट है, हर कल्चर का डिग्निटी है, हर कल्चर को एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस मिलना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, हम देख सकते हैं कि जो नैरो फंडामेंटलिज्म है वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि हम कल्चरल जो लेगेसीज हमारी है उसको हम नहीं पढ़ाते हैं। जो हमारी कल्चरल यूनिटी है, फ्रेटर्निटी है, उसको हम लोगों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं या फिर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसका, कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है कि इंडिया एक प्लूरलिस्ट कंट्री है, एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो उसको हमें एक प्लूरलिस्ट जो आइडियाज़ है वो हमारे बच्चों को देना है, इंक्लूसिव आइडिया जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को देना है, ताकि वो क्या कर सके, एक ब्रॉड व्यू से देश को देख सके। तो जो इसमें 5 पिलर का आइडिया ऑफ इंडिया दिया गया है, कि आइडिया ऑफ इंडिया हम वासुदेव कुटुंबकम से देख सकते हैं कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो हमारे देश में क्या है, आप पूरा एक अर्थ का जो जमावड़ा है वो देख सकते हैं, कि पूरे अर्थ में हम इतना आपकी डाइवर्सिटी को नहीं देखते जितना हमारे देश के अंदर हम देखते हैं, जो हम एक फैमिली की तरह, एक फ्यूचर की तरह देखते हैं। तो जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसमें हमने 1 फैमिली की तरह हमारा 1 फ्यूचर देखा था, और जिससे हमने सफलता भी हासिल की, हमने आज़ादी पाई आफ्टर लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। और उसके बाद हमने एक कॉमन लॉ बनाया, और उसके तहत हम आज जो देश को विकसित करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या है, सभी का योगदान होना काफ़ी ज़रूरी है। तो भाई भाई से लड़ेंगे, एक कम्युनिटी दूसरे से लड़ेंगी, एक एथनिक ग्रुप दूसरे से लड़ेगी, तो उससे क्या है, हमारी 1 फैमिली 1 फ्यूचर जो है वो तबाह हो सकता है। तो इसीलिए ग्लोबल फैमिली का जो कंसेप्ट है वो सिखाना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल जो डेमोक्रेसी है वो समझाना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, ट्रूथ इज़ वन, द वाइस एक्सप्रेस इट डिफरेंटली। जो सच है एक है, ह्यूमैनिटी का सच हो या फिर जो भी हम ईश्वर की आराधना करते हैं, सभी जो रिलीजन है उसका जो मेन आपका क्रक्स है वो सेम ही है, दैट इज टू पीस, हार्मोनी, ब्रदरहुड। तो इसीलिए क्या करना है, जो रिलीजियस मोनोपोली है किसी भी एक रिलीजन का, उसको हमें रिजेक्ट करना ज़रूरी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है उस कंसेप्ट को हमें समझना ज़रूरी है, कि इंडिया सिंस इंसेप्शन इट वाज अ डाइवर्स नेशन, और उसी डाइवर्सिटी के बीच हम यूनिटी के साथ आज लगभग 2-4 हज़ार साल से हम कंटिन्यू आ रहे हैं। तो जो हायरार्की ऑफ एक आइडेंटिटीज़ बनी है, लैंग्वेज है, लिंग्विस्ट आपके रीजन हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, स्पिरिचुअल हो, तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि मैं ये अच्छा है ये बुरा है, सभी को एक इक्वालिटी देनी ज़रूरी है। और सेपरेशन करना है रिलीजन को सिटीजनशिप से, कि रिलीजन एक पर्सनल स्फेयर वाला चीज़ है, लोग डिविनिटी को पाने के लिए इसमें सिटीजनशिप को रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं, और सिटीजनशिप है डिवोशन टुवर्ड्स नेशन, कि नेशन ही भगवान है, नेशन को हमें प्रॉस्पर करवाना है, और नेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए हम सभी इंडिविजुअल को प्रॉस्पर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो सभी चीज़ें हमें दिखानी ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी दिखाया गया है, कि जो वाइट कोट टेररिज्म है, तो वाइट कॉलर या फिर वाइट कोट टेररिज्म जो है, आप इंजीनियर, डॉक्टर को देख सकते हैं कि वो आपके अलकायदा हो, ISI हो, सिमी में हो, ये इसमें आपके वो अपने जो दे सकते हैं, मतलब टेररिज्म को फैलाने के लिए अपने नॉलेज के ज़रिए वो जुड़े हुए हैं इन ग्रुप से। तो इससे क्या पता चलता है कि वाइट कॉलर टेररिज्म जो है वो अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके पीछे एक ये भी है कि हम सिर्फ जो एजुकेशन है उसको टेक्निकल लिटरेसी में ही सीमित रखते हैं, मॉरल और कल्चरल लिटरेसी, आइडिया ऑफ इंडिया, कल्चरल डेमोक्रेसी को नहीं सिखाते हैं। तो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट भी हम कई सारे देख सकते हैं, जैसे हामिद दलवाई जी के द्वारा भी देखा जा सकता है, मुस्लिम शोधक समाज। और इसके साथ ये भी A B शाह जी ने नोट किया है कि मुस्लिम जो सोसाइटी है अनलाइक अदर्स हैज़ नॉट अंडरगॉन अ रिनेसेंस, तो इसमें चेंज नहीं आया है। मॉडर्निटी जो है पिछले 1300 साल से कोई चेंजेस नहीं आया है। तो इसीलिए क्या है, आपकी जो आपकी कम्युनल टेंडेंसी है वो ज़्यादा देखी जाती है। तो इसीलिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। तो इन्होंने एक पायस पीसफुल इस्लाम और फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट इस्लाम के बीच में डिस्टिंक्शन किया था।
तो जो फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट स्टाइल है उसको हमें ख़त्म करना ज़रूरी है, और उसके लिए जो पायस पीसफुल इस्लाम है उसको इनको क्रिटिसाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड में करना क्या है, करिकुलम में रिफॉर्म लाना है, मतलब एजुकेशन करिकुलम में, ताकि आइडिया ऑफ इंडिया को हम सिखा सके, मल्टीकल्चरलिज्म को बता सके। कम्युनिटी एंगेजमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि रेडिकलाइजेशन ना हो। तो एक आपका इंटरफेथ डायलॉग होना, यूथ एक्सचेंजेस होना, माइनॉरिटी लेड एंटी रेडिकलाइजेशन कैंपेन चलाना काफ़ी ज़रूरी है कि जिस ग्रुप के द्वारा या फिर जिस आपकी कम्युनिटी के अंदर से आपकी फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स आ रही है, उन्हीं ग्रुप के जो पायस है उनको क्रिटिसाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी डिस्करेज होंगी चीज़ें। पॉलिसी मेजर्स लेना है, जैसे NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इनको स्ट्रेंथन करना है, डी रेडिकलाइजेशन, ऑनलाइन मॉनिटर करना है ऑनलाइन कंटेंट को, एनफोर्स करना है हेट स्पीच लॉ को, इकोनॉमिक एक इंक्लूजन सभी का होना ज़रूरी है, कोई भी पीछे ना छूट जाए, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट देना ज़रूरी है, प्लस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च करना ज़रूरी है रेडिकलाइजेशन के ऊपर, इसका ट्रेंड के ऊपर, ताकि हम इसका जो रूट कॉज है उसको एड्रेस कर पाएँ, और एक ग्लोबल जो कोलाबोरेशंस है उसको भी इंश्योर करना ज़रूरी है, लाइक पार्टनरिंग विथ इवेंट फॉर एंटी एक्सट्रीमिस्ट एजुकेशन। तो इन सभी चीज़ों को देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो इसी के साथ अभी का जो डिस्कशन है समाप्त होता है, बाकी आर्टिकल में फिर से लेके आऊँगा, कोई भी डाउट रहता है तो हमें वो बताइएगा। बाकी देखिए काफ़ी और सारी आर्टिकल हैं जो इसी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है, तो इसको पढ़ेंगे तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेशन इसमें मिल जाएगा। ओके, तो इसको अवॉइड मत कीजिएगा, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, चीज़ें आपके जहन में जो है फिट हो जाएंगी। ओके, एक दिन से नहीं होगा, 2 दिन भी नहीं होगा, 4-6 महीने कंटिन्यू लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, जो हैबिट है वो डेवलप करना पड़ेगा। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।